हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम में पहले हमने पोषण वाला टॉपिक पढ़ा दिया, जिसमें पाचन तंत्र। अब दूसरा टॉपिक श्वसन, अर्थात श्वसन में रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ना है। रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ना है। तो श्वसन का मतलब आप सब जैसा कि जानते होंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया। तो केवल सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन नहीं कहलाती है। ये तो हम लेते भर रहे हैं सांस तो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर छोड़ते भर रहे हैं सांस तो भी पॉसिबल नहीं है। तो श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है उच्च श्वसन, एक होता है निःश्वसन। ठीक। उच्च श्वसन का मतलब सांस को अंदर लेना, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, INSPIRATION। और इसे कहते हैं एक्सपायरेशन, EXPIRATION। अर्थात वायु को अंदर ग्रहण करना उच्च श्वसन और वायु को बाहर छोड़ना निःश्वसन। तो ये दो चरण में पूरा कंप्लीट होता है श्वसन। अब श्वसन में जो ग्रहण की गई वायु है, तो क्योंकि जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सब हम ग्रहण कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है जो 21%, सब ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन की होती है। तो अब ये ऑक्सीजन जो पाचन तंत्र में पड़े हुए पचा हुआ भोज्य पदार्थ कुछ भी हम खाएंगे तो पच करके ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पचा हुआ भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से मिलेगा, जो हमने वायु ग्रहण की है, तो फेफड़ों तक, कूपिकाओं तक सभी गैसें जाएंगी। उसके बाद कूपिकाओं से हीमोग्लोबिन जो है तो ऑक्सीजन को पकड़ करके संपूर्ण शरीर में ले जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 का परिवहन करता है, शरीर से वापस लाता है CO2 को, तो छोड़ देते हैं, और फेफड़े से वापस ले जाता है ऑक्सीजन को शरीर की ओर। तो इसमें भी 6H2O ले लेंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की उल्टा क्रिया होती है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण पहले हमने यहाँ जो है तो लिया था जल और CO2, तो ये बना था ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज ले रहे हैं तो क्या वही जल बनेगा, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा जैसे एनर्जी। तो हम सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलेगी तो ग्लूकोज का विखंडन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, किसमें, अपशिष्ट पदार्थ CO2 और H2O, और ऊर्जा में कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए हम श्वसन प्रत्येक जीव जो है तो श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए करता है। तो ये कहलाता है श्वसन का समीकरण। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला समीकरण है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला श्वसन दो चरणों में पूर्ण होता है। और श्वसन के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। जैसा कि नाम से ही पता है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला, एरोबिक रेस्पायरेशन, AEROBIC, और रेस्पायरेशन इसे कहते हैं एनएरोबिक, ANAEROBIC, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन का मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, और अनॉक्सी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या श्वसन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। किस में होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। वैसे भी जीवन की उत्पत्ति के समय जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे,
ये जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी में, तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते थे। इसी क्लास में स्टैनले मिलर का प्रयोग है। उसमें स्टैनले मिलर भाई साहब ने सिद्ध किया था कि किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो इस एक ऐसा वातावरण तैयार किया था जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। उसमें जो तो जल है, CO2 है, मीथेन के कुछ अणु भर दिए थे और कुछ समय तक रख दिया था एक फ्लास्क में लगा करके। स्टैनले मिलर का प्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे पदार्थ बने थे, एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ था जो जीवन का आधार होता है, जो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। तो इससे सिद्ध किया था प्रारंभ में ऑक्सीजन नहीं थी और बिना ऑक्सीजन के जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे जीव साइनोबैक्टीरिया थे। तो मानव में भी अनाक्षी श्वसन पाया जाता है, मांसपेशियों में होता है अनाक्षी श्वसन। इसलिए जब कभी दौड़ते समय दौड़ते हैं, ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर पैरों में दर्द होने लगता है लैक्टिक एसिड बनने के कारण, क्योंकि अनाक्षी श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है। तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो वही प्रक्रिया होगी जो हमने लिख दिया था। और अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। तो ये सब पूर्ण रूप से ग्लूकोज का विखंडन कहलाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38 ATP, ऊर्जा की इकाई ATP। तो ग्लूकोज का पहले तो विखंडन होगा पाइरूवेट में। किसमें? पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 प्रेजेंट, PRASEN। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीजन श्वसन कहलाता है। ये प्रक्रिया होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके सारे कोशिकांग बताएंगे। तो कोशिका का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRI, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में तो सूत्र कणिका कहते हैं, सूत्र कणिका, लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें बनता है जल, यानी कि H2O, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखे दे रहे हैं, और प्लस ऊर्जा। लगभग जो है तो 38 ATP ऊर्जा होती है। कितनी? 38 ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये ऊर्जा की इकाई, शरीर के अंदर निर्मित ऊर्जा की इकाई ATP। वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा के रूप में, उसे कैलोरी के रूप में मापते हैं। कितने कैलोरी ऊर्जा किसको चाहिए? फीमेल को मेल के अपेक्षा कुछ कम चाहिए। शहरी क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के में कुछ कम चाहिए। ये ऊर्जा का मानक होता है। अब यही पाइरूवेट O2 की अनुपस्थिति, O2 अब्सेंस, O2 की अनुपस्थिति, ये मांसपेशियों में, मांसपेशियों में तो टूटता है। तो ये बनता है लैक्टिक एसिड, प्लस 2 ATP, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा। तो अब क्योंकि बहुत जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो उन्हें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अनाक्षी श्वसन कुछ सूक्ष्म जीवों में, साइनोबैक्टीरिया है, कुछ वायरस में इन्हें पाया जाता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में, मांसपेशियों में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हुआ श्वसन का समीकरण। अब जो श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन तंत्र, अब पढ़ना है श्वसन तंत्र। ये तो सामान्य रूप से श्वसन हुआ। श्वसन 2 चरणों में होता है, उच्च श्वसन, निःश्वसन, यानी कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनाक्सी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सी श्वसन, कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ CO2 बनेगा, जल भी बनेगा, जिसे उत्सर्जन की प्रक्रिया में निकाल दिया जाएगा, और ऊर्जा का निर्माण होगा। अनाक्सी श्वसन यानी कि ये मांसपेशियों में होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अब पढ़ना है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में लिखे दे रहे हैं श्वसन तंत्र।
तंत्र का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंगों का भाग लेना। वाहनों में बात करेंगे तो अंग हो जाएगा। किसी अन्य भौतिक साधन में बात करेंगे तो जब बहुत से पार्ट भाग ले रहे हों तो उसे सिस्टम तंत्र कह देते हैं। जैसे हम आमतौर पर कंप्यूटर को सिस्टम के रूप में बोलते हैं। सिस्टम क्यों? क्योंकि उसमें कंप्यूटर में बहुत से पार्ट लगे हुए कार्य करने के लिए। मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है आदि। तो इसलिए सबको सम्मिलित रूप में सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंग जो भाग ले रहे थे सिस्टम। तो श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो होता है फेफड़ा। तो जब फेफड़े की संरचना बनाते हैं तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा हो जाता है। ये हो जाती है श्वास नली। श्वास नली के जस्ट पीछे ही स्थित होती है ग्रास नली, जिससे भोजन जाता है, जो पाचन तंत्र पड़े थे। श्वास नली, ग्रास नली एक दूसरे पीछे। इधर जो है तो एक एपीग्लोटिस संरचना लगी रहती है, एपीग्लोटिस, जो भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद कर देती है, जिससे भोजन ग्रास नली में चला जाता है, श्वास नली में नहीं आ पाता है। और बाकी समय जैसे भोजन निगल लेते हैं तो इसके बाद खुल जाती है, एपीग्लोटिस हट जाता है तो श्वास नली खुल जाती है और ग्रास नली बंद हो जाती है। ये एपीग्लोटिस हमेशा जो है तो ग्रास नली को बंद किया रहता है, सिर्फ निगलते समय खोलता है। निगलते समय श्वास नली बंद हो जाती है। इसलिए जो है तो हम कोई पदार्थ निगलते हैं, घुटकते हैं, या फिर जैसे पानी पीते हैं तो उस समय हम सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है तो एपीग्लोटिस श्वास नली को बंद किए ग्रास नली को खोले ताकि भोज्य पदार्थ ग्रास नली में जाए। ग्रास नली से होते हुए सीधे कहाँ? आमाशय में आएगा, जो हम पाचन तंत्र में पढ़े थे। इसके बाद श्वास नली जैसे ही आगे चलती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हम श्वसनी। ये हो गई श्वास नली और ये हो गई श्वसनी। अब श्वसनी जैसे ही और आगे फेफड़ों में प्रवेश करती है, फेफड़ों की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, दो फेफड़े होते हैं, तो ये कई भागों में बढ़ जाती है। जैसे ये फेफड़ों में प्रवेश करती है तो कई भागों में बढ़ जाती है। कौन? श्वसनी। तो इसे हम कहते हैं श्वसनिका। इन कई भागों को क्या कहेंगे? श्वसनिका। श्वसनिका। ये मुख्य चार भाग होते हैं श्वसन तंत्र के, श्वास नली, अच्छा तीन भागों श्वसनी और श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका में एक गुब्बारे नुमा संरचना लगी रहती है, जिसे हम कहते हैं कूपिकाएं। ये असंख्य संख्या में होती, लाखों की संख्या में होती है। प्रत्येक श्वसनिका में एक गुब्बारे नुमा संरचना लगी रहती है। इन गुब्बारे नुमा संरचना को हम कूपिकाएं कहते हैं। ये श्वसन तंत्र के मुख्य चार पार्ट होते हैं, चार अंग होते हैं, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी और कूपिकाएं। इसमें जो वलय नुमा छल्ली नुमा संरचना लगी होती है, ये श्वास नली को पिचकने से रोकती है। अर्थात श्वास नली जो होते वहीं रहे तो पिचकने न पाए, तो श्वास नली को रोकने से भी वलय ये सहायता करते हैं। जैसे श्वास नली से श्वास अर्थात वायु को हम ग्रहण करेंगे तो पूरी की पूरी वायु जो है तो सीधे यहाँ श्वास नली से श्वसनी, श्वसनिका से कूपिकाओं तक आएगी। कूपिका का मतलब ये गुब्बारे नुमा संरचना। इसमें जैसे ही वायु आएगी, गुब्बारे का मतलब कि वायु भरेंगे हम तो गुब्बारा फूलेगा, बाहर निकलेगा तो पिचकेगा। इसलिए जैसे हम सांस लेते हैं तो चेस्ट यानी कि छाती बढ़ जाती है, क्योंकि सांस लेने में वायु गई अंदर तो कूपिकाओं में भर गई, कूपिकाएं भर गई, फैला तो चेस्ट बढ़ गया। अब जैसे सांस छोड़ते हैं तो वायु बाहर निकलती है तो कूपिकाएं गुब्बारे नुमा संरचना पिचक जाती है, तो फेफड़े का आकार कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है फेफड़े का। तो वायु पूरी यहाँ तक आएगी, कहाँ तक? कूपिकाओं तक। अब इन कूपिकाओं में पाया जाता है रुधिर कोशिकाओं का जाल। रुधिर कोशिकाएं पाई जाएंगी इनमें, और रुधिर कोशिकाएं पाई जाएंगी तथा रुधिर होगा। अब जब रुधिर होगा तो रुधिर में हीमोग्लोबिन भी होगा, HB जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अर्थात परिवहन पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक परिसंचरण तंत्र, तो उसमें ब्लड के बारे में विस्तार से सब कुछ बताएंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, क्यों पाया जाता है, क्या कार्य। अभी बेसिकली हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हीमोग्लोबिन ही ऐसा पदार्थ है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीम एक लाल रंग का वर्णक है और ग्लोबिन उसमें घुली हुई प्रोटीन है। HB इसका प्रतीक है, हीमोग्लोबिन को HB से प्रदर्शित करते हैं। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक करके रक्त की मात्रा का पता लगाया जाता है। सामान्यतः जो है तो मनुष्य में जो मेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन
वो 12 से लगभग 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इतना 1 डेसीलीटर में 13.5 ग्राम तक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इतना है तो अर्थात सामान्यतः 5 से 6 लीटर तक रुधिर है। इतना एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। वैसे ही डिपेंड करता है भार पर। वजन यदि एक टोटल भार का 7% भी होता है, जो रुधिर है टोटल भार का 7% होता है। और महिलाओं में, फीमेल में यही जो है मात्रा 11 से ये 12.5 तक आ जाती है ग्राम प्रति डेसीलीटर। डीएल का मतलब डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर एक रक्त में इतने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तो सामान्य रक्त है। हीमोग्लोबिन का कार्य गैसों का परिवहन करना, जो मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का, तो गैसों का परिवहन करना। तो अब हीमोग्लोबिन वायु से खींची गई, जो पूरी वायु खींची है तो ऑक्सीजन को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और संपूर्ण शरीर की ओर ले जाता है। अब क्योंकि रक्त जो है संपूर्ण शरीर में चलता रहता है, परिसंचरण करता रहता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके संपूर्ण शरीर में जाएगा। संपूर्ण शरीर में कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में पहुंचता जाएगा। तो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका के माइटोकांड्रिया में पहुंचेगी। माइटोकांड्रिया में वो श्वसन की प्रक्रिया होगी, जो ग्लूकोज मिलेगा ऑक्सीजन से और विखंडित होगा, टूटेगा ग्लूकोज और ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा, कार्य करते हैं। अब जो वापस आएगा इधर शरीर से फेफड़ों की ओर, तो क्या लाएगा? CO2। वही CO2 जो श्वसन के दौरान बनी थी। श्वसन का समीकरण जो था कि ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकांड्रिया में कहाँ होगा? क्या क्या बनेगा? जल बनेगा और CO2 बनेगा, CO2। तो ये CO2 को पकड़ करके अर्थात CO2 के साथ जुड़ करके वापस आएगा, तो इधर छोड़ देगा। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब लेते हैं तो CO2 की मात्रा जो वायुमंडल में CO2 है 0.03%, इतनी है CO2। तो ये लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21%, ये पूरी ले लेते हैं, छोड़ते हैं तो छोड़ते समय जाती है ऑक्सीजन 16%। बाकी की जो ऑक्सीजन है वो ऊर्जा के निर्माण में उपयोग हो गई, क्योंकि ऊर्जा ग्लूकोज का विखंडन हुआ, उसकी ऊर्जा निकली। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो गैसों का परिवहन करता है मुख्यतः। तो श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनीय कूपिकाओं, मुख्य रोल कूपिकाओं, लाखों की संख्या में कूपिकाएँ होती हैं। जिस प्रकार उपसर्जन तंत्र में पढ़ेंगे हम नेफ्रॉन, वृक्काणु, जो वृक्क की संरचना इकाई है। इसी प्रकार फेफड़ों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कूपिकाएँ कहलाती हैं। फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कूपिका। मधुमक्खी के छत्ते के आकार के 2 फेफड़े होते हैं। सामान्यतः बायां फेफड़ा दाएं के अपेक्षा कुछ छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि बाएं तरफ पे हार्ट तथा दिल स्थित होता है, इसलिए जो तो फेफड़े का बाएं फेफड़े का आकार कुछ छोटा होता है। इसके नीचे एक होता है डायफ्राम, जिसे हम पर्दा कहते हैं, डायफ्राम। ये क्या करता है? ये फेफड़े के आकार को नीचे की ओर नहीं बढ़ने देता है, ऊपर की ओर। इसलिए जैसे कूपिकाएँ फैलेंगी, वायु भरेगी तो फूलेंगी, तो ऊपर की ओर फूलेंगी। इसलिए सांस लेने पर छाती बाहर की ओर फूलती है, नीचे की ओर नहीं बढ़ता। ये डायफ्राम जो है तो फेफड़े का आकार नीचे की ओर नहीं बढ़ने देता है। तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ करके ले जाएगा, CO2 को वापस लाएगा, छोड़ देगा, सांस छोड़ देगा। इस प्रक्रिया को पूरा हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब जब कभी हम धुएं वाले इलाके में होते हैं, जहाँ ज़्यादा धुएं, मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो CO होती है। धुएं में CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो अब धुएं वाले इलाके में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होने का अब हम जब सांस लेंगे तो सब वायु आएगी, कोई मुंह में छन्ना तो लगा नहीं है, केवल ऑक्सीजन छन के आ जाएगी। तो CO भी अंदर आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे सब गैसें जिस प्रकार से आती हैं, तो CO भी उन्हीं गैसों के साथ में आ गई। अब कूपिकाओं तक सभी गैसें आई, CO भी आई। अब हीमोग्लोबिन हमेशा क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है और ले जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जाता है, घूमता रहता है, फिर वापस आता है CO2 के साथ, CO2 को छोड़ देता है, यही करता रहता है हमेशा। अब जब CO आ जाती है कूपिकाओं तक, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को न पकड़ करके अब जुड़ जाता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO के साथ। क्योंकि
ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। CO हीमोग्लोबिन की बचपन की फ्रेंड है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड है, बचपन में साथ पढ़ते थे। अब जब बहुत दिनों बाद कोई मिलेगा तो रोज़ वाला काम काज छोड़ करके, दिन भर वाला काम काज छोड़ करके उससे बातचीत करेगा, मिलेगा, बैठेगा। तो अब ये जो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ करके घुमाने लगता है, आओ भाई आओ तुम्हें घुमाते हैं पार्क में, चलो बैठते हैं। तब संपूर्ण शरीर में ले जाना चाहिए ऑक्सीजन को, ले गए कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसलिए दम घुटने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं दम घुटना, क्योंकि CO ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, रुधिर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है, तो इसलिए दम घुटने लगता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द धुएं वाले इलाके से दूर हटना चाहिए। इसलिए रेलवे लाइन के किनारे हो, रोड के किनारे हो, तो वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO को अवशोषित करते हैं वृक्ष, इसलिए धुएं वाले इलाके में पेड़ लगाना चाहिए और धुएं वाले इलाके से बचकर रहना चाहिए दम घुटने के कारण, कि ऑक्सीजन शरीर में न जाना, ऑक्सीजन की जगह क्या CO जाना, हीमोग्लोबिन किसको कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ कर ले जाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है श्वसन तंत्र का। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।